अंदर मैं वो क्या कह रही थी कि मुझे ना रात में अपना काम निपटाते हुए काफ़ी लेट हो जाता है। फिर सर्दियों में सुबह सुबह एनी के स्कूल के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ एनी को स्कूल के लिए रेडी करने का काम तुम देख लिया करो ना। जब से सर्दियाँ शुरू हुई है काम इतना बढ़ गया है, पूरा दिन तो घर के काम में ही निकल जाता है। फिर अपना फ्रीलांसिंग का काम करने के लिए मुझे आधी आधी रात तक बैठना पड़ता है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे सर्दियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। मुझे तो यहाँ पर गर्मी लग रही है ना। अरे भाई, सर्दियों में सुबह जल्दी उठना सबके लिए उतना ही मुश्किल होता है। और अगर तुम देर रात तक काम करते हो तो हम भी तो पूरा दिन ऑफिस में काम ही कर रहे हैं ना। एनी को स्कूल भेजने का झमेला मुझसे नहीं हो पाएगा। अपना काम तुम खुद देखो। पति की बात सुनकर शिप्रा का दिमाग और भी गर्म हो गया था। अरे पता नहीं क्या पड़ी थी ये 21वीं सदी की औरतों को मर्दों से कंधा मिलाने की। अच्छी खासी लाइफ होती थी, घर परिवार का बराबर तनखाना, इसी से सुबह होती थी, इसी पे खत्म। फिर औरतों को बराबरी करने का शौक चढ़ा और उन्होंने अपनी दुर्गति करा ली। अब वो घर भी संभालती है, रिश्ते भी संभालती है और नौकरी करके पैसे भी कमाती है। और सबसे मजेदार बात, इतना सब करके भी वो कभी भी पति के बराबर नहीं होती। मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ और तुम 102 कर रहे हो। क्या है ये 102? कुछ नहीं, याद दिला रहा हूँ तुम्हें कि शादी के बाद इन 7 सालों में 102वीं बार इस डायलॉग को रिपीट कर रही हो तुम। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? सो जाओ चुपचाप, वरना फिर सुबह उठने में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। कितना कुछ कह लो इस आदमी को, इसके ऊपर कोई असर होता ही नहीं। अगले दिन सुबह 6 बजे। अरे यार, ये रात इतनी जल्दी क्यों बीत जाती है? ऐसा लग रहा है मैं अभी 5 मिनट पहले ही तो बिस्तर पर आकर लेटी थी। ठंड से हाथ पैर भी सुन्न हो रहा है। ऐसा करती 5 मिनट बाद उठूंगी। थोड़ी देर बाद जब अलार्म बजा तो वो अलार्म को स्नूज करके 5 मिनट की एक झपकी और लेने लगी। 5 मिनट सोने के चक्कर में अब सीधा आधे घंटे बाद ही शिप्रा की नींद खुलती है। अरे सत्यानाश, 6:30 हो गए। अब ये के कपड़े प्रेस करने हैं, उसे नहलाना है, उसका टिफिन बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। भगवान, कैसे होगा सब इतनी जल्दी? अंदर उठो ना, क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? उठकर थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया है। देखो, ठंड में ना सुबह सुबह मेरी नींद खराब मत करो। एक बार जब मैं बिस्तर छोड़ूंगा ना, फिर पूरा दिन मुझे बिस्तर पर चैन से बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरा दिन घर में रहती हो। ठंड में कम कपाते हुए शिप्रा रसोई में जाती है और जैसे ही नल खुलती है उसके मुंह से एक बार फिर से हाई निकल जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड पड़ रही है, बस बर्फ गिरना बाकी है। ऊपर से बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना किसी युद्ध को जीतने से कम थोड़ी ना है। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए शिप्रा नाश्ता और टिफिन बनाना शुरू करती है। रसोई का काम खत्म करते हुए उसे काफी लेट हो गया था। ऊपर से सर्दी के मौसम में बच्चों को जगाना भी तो कितना मुश्किल होता है। कुछ देर बाद, एनी बेटा, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, तू जल्दी से यूनिफॉर्म पहन ले। बस 10 मिनट बचे हैं, वरना बस मिस हो गई ना तो मुसीबत हो जाएगी। इतनी सर्दी में ऑटो में तुझे स्कूल छोड़कर आना मेरे बस का नहीं है। मम्मा, मैं कल भी बिना नहाए स्कूल गई थी, आज भी बिना नहाए यूनिफॉर्म पहना कर ऐसे ही भेज दोगे क्या? मुझे आज नहाकर स्कूल जाना है। अरे बेटा, आज सुबह मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया था ना। जल्दी जल्दी किसी तरह सारे काम निपटाए, आज मैनेज कर ले बच्चा, कल से मम्मा ना टाइम से उठ जाएगी। अब रोज कोई ना कोई बहाना बनाती हूँ मम्मा। कभी कहते हो रात में लेट सोए थे, कभी कहते हो घर के काम करके थक गए, कभी कहते हो सर्दी ज़्यादा है। शिप्रा किसी तरह एनी को स्कूल बस में बिठाकर कांपते हुए वापस आती है और चाय बनाने के लिए बर्तन गैस पर रख देती है। सुबह 6:30 बजे से उठी हुई हूँ मैं, अब जाकर 1 कप चाय नसीब हो रही है। वो तो शुक्र है भगवान का कि झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए वो पुष्पा आने वाली है, वरना इस बर्फीले पानी में बर्तन धोकर तो मेरी हड्डियाँ ही जम जाए। अभी शिप्रा चाय पी रही थी कि पुष्पा आ जाती है। क्या भाभी, आपको पता है ना मेरे आने का टाइम हो रहा है, उसके बाद भी आप अकेले अकेले बैठकर चाय पी रही है। ठीक है भाई, ठंड तो आप अमीर लोगों को ही लगती है ना, हम गरीबों की चमड़ी तो लोहे की बनी है। क्यों, ठीक बोला ना मैंने? ए शिप्रा, तू भी मुझे मेरी सास की तरह बातें सुनाएगी क्या? किचन में बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, जाकर बर्तन साफ कर, उसके बाद मुझे सबके लिए नाश्ता लंच सब बनाकर तैयार करना है। आई बड़ी, मैं इसको चाय बना कर दूँ। शिप्रा का मूड पहले ही खराब था, ऊपर से पुष्पा ने आकर उसे 2-4 बातें सुना दी तो वो पुष्पा पर ही फट पड़ी। 1 घंटे में पुष्पा ने झाड़ू पोछा बर्तन का काम खत्म कर दिया था। ए भाभी, किधर हो आप? जा रही मैं, मेरा काम हो गया। हाँ हाँ ठीक है। एक बात और बतानी थी भाभी आपको, ठंड ना बहुत ज्यादा पड़ रही है, अब मैं अगले 2 हफ्ते तक काम पर नहीं आएगी। और क्या बोलते हैं, विंटर वैकेशन मनाने का है मेरे को। अरे, काम वाली कब से विंटर वैकेशन लेने लगी भाई? और सर्दियाँ ज्यादा है इसीलिए तो तुझे लगाया है, तू छुट्टी मार कर बैठ जाएगी तो तुझे काम पर रखने का क्या फायदा? देखो मेम साहब, मैं कोई सीजनल काम वाली है नहीं, साल की 12 महीना काम करती है। 3 दिन बाद मेरे बच्चों का स्कूल का विंटर वैकेशन हो रहा है, मेरे को भी वैकेशन लेने का है ना। मैं अपने मायके जा रही है, चैन से 2 हफ्ते रजाई में बैठकर माँ की यहाँ मजे करेगी मैं। देख पुष्पा, इस कड़कती ठंड में अगर तूने छुट्टी की बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं तेरा हिसाब कर दूंगी। मैं भी यही बोल रही थी मेम साहब, ज्यादा चिक चिक करने का है तो मेरा आज क्या हिसाब कर दो। मैं भी ना ऐसे बड़बड़ करने वाली मैडम की काम करती ही नहीं। शिप्रा को तो लगा था कि उसके धमकाने से पुष्पा डर जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा, पुष्पा शिप्रा को ही धमकाने लगी। हमसे अच्छी जिंदगी तो इन काम वालियों की है, 10 से 15 दिन की छुट्टी लेकर गई है। खैर, इतनी सब बातों के बीच में एक बात तो अच्छी हुई, वो ये कि पुष्पा ने याद दिला दिया कि 3 दिन बाद तो एनी के भी विंटर वैकेशन स्टार्ट होने वाले। कम से कम सुबह 6 बजे उठने का टॉर्चर तो खत्म होगा,
मैं तो आज ही घर में सबको बता दूंगी कि अगले 15 दिन तक खबरदार जो किसी ने मेरे फ़ोन में अलार्म ऑन किया, जिसको सुबह उठकर चाय नाश्ता खाना खाने का शौक हो, खुद बनाए और खाए। मैं तो 9 बजे से पहले बिस्तर से हिलने वाली नहीं हूँ। हाय ज़माने बीत गए बिस्तर पर 8 घंटे की नींद पूरी किए हुए। विंटर वैकेशन का नाम सुनकर शिप्रा मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। एनी की विंटर वैकेशन की खुशी इतनी थी कि उसके सामने वो पुष्पा की 15 दिन की छुट्टी का गम भी भूल गई। आज 1 जनवरी थी, यानी कि एनी की विंटर वैकेशन का पहला दिन। आज सुबह 6 बजे अलार्म ने बहू शिप्रा की नींद खराब नहीं की थी। अब शिप्रा की नींद खराब नहीं हुई थी तो उसने पति अंगद से लड़कर उसकी सुबह खराब नहीं की। शिप्रा अभी मुलायम कंबल की गर्माहट में लेटी हुई नींद में गोते लगा रही थी कि तभी उसे जोर जोर से अपना दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। अंगद टाइम तो बताओ कितने बज गए, कौन दरवाजा पीट रहा है? 7:30 बज रहा है शिप्रा, उठकर देखो ना, कोई दरवाजा पीट रहा है, ये तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। अरे माँ जी आज स्कूल नहीं है, आपको कल बताया था ना 15 दिन की छुट्टी होगी उसकी। अरे दरवाजा पे खोलेगी या सारी बात अंदर से ही कर लेगी? मैं कहती हूँ खोल दरवाजा। 20 मिनट हो गए तेरा दरवाजा पीटते, ऐसा लग रहा है दोनों भांग खाकर सो गए हो। सास की गुस्से में कड़कती आवाज सुनकर शिप्रा आंखें मलते हुए जाकर दरवाजा खोलती है। छोटी बच्ची हो जो इतनी देर से दरवाजा पीट रही हो फिर भी दरवाजा नहीं खोल पा रही हो? कानों में आवाज नहीं आई तो तेल डालकर सोते हो क्या दोनों? माँ जी मैं पिछले 7 सालों से आपको बता रही हूँ, आधी रात तक काम करना होता है मुझे, सुबह के समय बहुत गहरी नींद आती है। नहीं पता चला आपके दरवाज़ा पीटने की आवाज़। अब आप बताएंगे सुबह 7:30 बजे आप मेरा दरवाज़ा क्यों पीट रही हैं? मैंने बोला था ना मैं 9 बजे से पहले नहीं उठने वाली हूँ। चाय पीनी होगी ना आपको, 1 कप चाय खुद बनाकर नहीं पी सकती क्या? नालायक, आंखें मलते हुए क्या बड़बड़ करती जा रही है? आँख खोल कर देख तो ले, घर में कोई और भी है। शिप्रा आंखें खोलकर इधर उधर नजर दौड़ाती है तो सामने उसे राजगढ़ वाली मौसी जी खड़ी नजर आती है। मौसी जी यहाँ पर कैसे आ गई? ये बताने के लिए तो आधे घंटे से तेरा दरवाजा पीट रही थी। जी सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेन से आई है, अब सर्दियों में यहीं रुकेगी। जी आ गई है तो उठकर उनके लिए चाय नाश्ता बनाओ फटाफट। मौसी जी को सामने खड़ा देख और सासू माँ की बातें सुनने के बाद शिप्रा का तो मानो सर चकराने लगा था। वाह भगवान जी वाह, खूब बदला निकाला आपने मुझसे। पहले उस नौकरानी को 15 दिन की छुट्टियों पर भेज दिया और उससे भी आपका मन नहीं भरा तो मुझ पर जुल्म ढाने के लिए मौसी जी को बुला दिया। अरे मैं भूली नहीं हूँ, पिछली बार जब मौसी जी आई थी ना, नाक में नकेल डाल कर गई थी मेरे, और इनमें कोई सुधार आया भी नहीं होगा 2 साल में, फिर आकर वही हरकतें करेंगी। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई बाय गॉड। शिप्रा भी रसोई में खड़ी बड़बड़ कर रही थी, तभी मौसी जी की आवाज उसके कानों में आती है। अरे बहू जरा इधर तो आओ। जी मौसी जी। ये बहू के लक्षण होते हैं क्या? आंखें मलते हुए रसोई में पहुंच गई और लगी चाय बनाने। अरे पहले जाओ नहाकर मंदिर में दीपक बाती करो, उसके बाद आकर रसोई में हाथ लगाना। पता नहीं इसी माँ ने बिना 1 पैसे की अकल नहीं सिखाई बहू को। अरे बहू ये कौन सा तरीका हुआ? सुबह के 7:30 बज रहे हैं और तुम्हारी सास को दरवाजा पीट कर तुम्हें उठाना पड़ रहा है। बहू वो होती है जो सुबह मुर्गे की बांग से पहले जग जाए, पूरे घर को शुद्ध करके नहा धोकर दिया बाती करके 6 बजे तक रसोई में आकर खड़ी हो जाए। बिल्कुल सही कहा मौसी जी आपने, लेकिन आप ये बताना तो भूल ही गई, बहू ये सब करेगी तो सोएगी कब? क्योंकि मेरी रात तो 2 बजे होती है ना मौसी जी। 2 बजे सो के 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। देख लिया सीमा, इसीलिए कहते हैं बहू की शुरू से लगाम कस के रखो, वरना ऐसे ही हाथ से बाहर हो जाती है। देखो कैसे लप्पर लप्पर जबान चला रही है। दिन भर घर में ही रहती हो ना, समय से काम निपटाओ और दिन में सोकर नींद पूरी कर लो, कौन पूछने वाला है। अगले दिन सुबह 5 बजे। अरे बहू अब तो 5 बज गए, अब तो उठ जाओ भाई। कब तुम उठोगी, कब नहा धोकर हमें चाय पिलाओगी, हमें तो समझ में नहीं आता। मौसी जी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शिप्रा हड़बड़ाकर उठ बैठती है और जाकर कंपकपाती ठंड में घर के काम करने लगती है। मौसी जी ठीक कहती है, जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर दोपहर में थोड़ी देर रजाई में लेट लूँगी। इतनी ठंड है बाबा, मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। कितनी बार माँ जी से कहा है कि किचन में गीजर लगवा दो, लेकिन किसी को पड़ी नहीं मेरी। इस बर्फ जैसे पानी में काम करते करते मेरी तो उंगलियां भी सुन हो गई है बिल्कुल। शिप्रा ने अभी नाश्ता और घर का काम निपटाया ही था कि उसे मौसी जी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे शिप्रा, भाई सर्दियों में साग गाजर का हलवा वगैरह बनाती हो क्या तुम, या फिर रोज रोज सब्जी बनाकर रख देती हो? ये लो बाजार से साग लेकर आई हूँ, इसे साफ करके धोकर बारीक कूटकर कुकर में चढ़ा दो। आज साग से मक्के की रोटियाँ खाएंगे। अरे ये मौसी जी को इतनी तड़पती सर्दियों में ही आना था क्या? जब से आई है मेरा बैंड बजा कर रखा है इन्होंने। दोपहर में लेट लेना तो ऐसे कहती है जैसे दोपहर में बड़ी फुर्सत मिलने वाली है मुझे। अब इस साग को साफ करने में घंटों लग जाएंगे। मेरे तो नसीब में नहीं है कि मैं 2 घड़ी चैन से सो सकूं। 4 दिन बीत गए थे। इन 4 दिनों में मौसी जी ने शिप्रा की रातों के साथ दिन की नींद भी उड़ाकर रख दी थी। पूरा दिन वो कुछ न कुछ काम बताती रहती और जैसे वो देखती कि शिप्रा का काम खत्म हो गया है तो उसे चाय बनाने के लिए बोल देती। ये सही है, खुद तो मौसी जी हर समय हीटर के सामने बैठकर पूरा दिन रजाई में भी हाई ठंड करती रहती है
और मुझे ऐसे समझ रही है जैसे कि मैं सीमेंट से बनी हुई हूँ। भगवान, 10 दिन की छुट्टी मांगी थी ना मैंने आपसे, और आपने ये किया मेरे साथ। इससे अच्छा कि मैं एनी के स्कूल के लिए उठ जाती थी, मेरे लिए वही ठीक था। कम से कम कुछ देर तो रजाई में बैठकर गर्माहट मिलती थी। अब तो सुबह 5 बजे उठने के बाद सीधा रात को ही बिस्तर नसीब होता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मौसी जी अपने घर वापस चली जाए और मैं भी सुकून से अपनी छुट्टियां बिता सकूं। माँ जी, आपने कभी सोचा है कि बच्चों की ठंड में छुट्टियां किस लिए पड़ती हैं? इस समय ना सबसे ज़्यादा ठंड होती है। सरकार को भी समझ में आता है कि इतनी सुबह सुबह उठकर बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना सही नहीं है, इसीलिए ना स्कूल बंद किए जाते हैं। और आप तो छुट्टी देने से तो रही, ऊपर से मौसी जी को बुलाकर बैठ गई। आपको समझ में आ रहा है क्या हालत बना दी है उन्होंने मेरी? बेटा मैं समझ रही हूँ, दीदी की तो ना शुरू से ही आदत खराब है, जहाँ रहती है सबकी नाक में नकेल डाल कर रखती है। अब मेहमान बनकर आई है तो कर भी क्या सकते हैं। मैं तो खुद जी की गुंडागर्दी से परेशान हो गई हूँ, ना खुद चैन से सोती है ना मुझे सोने देती है। इतनी ठंड पड़ रही है, सवेरे सवेरे 4 बजे से ही सीमा सीमा चिल्लाना शुरू कर देती है। तू तो बेटा दिन में 3-4 बार ही चाय बनाती है, बाकी टाइम तो मुझे चाय बना बना कर पिलानी पड़ रही है। ऊपर से अपने कपड़े भी मुझसे धुलवाती है। और मजे की बात सुन, कहती है गर्म पानी में कपड़े धोने से कपड़े खराब हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देगी तो मेरी साड़ियाँ खराब हो जाएगी। अब इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी आ रहा है टंकी से, उसी से उनके कपड़े धोकर देने पड़ रहे हैं मुझे। बेटा तू ये मत समझ के जीजी के आने से मैं बहुत खुश हूँ, अरे मैं तो खुद खून के आंसू रो रही हूँ। माँ जी, तो फिर हो गया फैसला, हम लोग मिलकर कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि मौसी जी यहाँ से 9 दो 11 हो जाए और फिर हम दोनों सास बहू सुकून से अपनी सर्दियाँ बिता सकें। उसके बाद शिप्रा और उसकी सास मिलकर उसकी बहन को वहाँ से भगाने का प्लान बनाते हैं। अरे मौसी जी, ये देखिए तो, आपके गाँव राजगढ़ से चिट्ठी आई है। आपकी बहू ने लिखा है कि आपकी गाय धन्नो की हालत बड़ी ख़राब है, उसे आखिरी बार देखना चाहती हैं तो जल्दी चली आइए। अरे रे रे मौसी जी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब जीवन भर से आपके साथ रही है वो, इतना दूध दही खाया है आपने उसका, उसके आखिरी वक्त में आपका एक बार उससे मिलना तो बनता ही है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही है तू, जिसने जीवन भर साथ निभाया हो उससे आखिरी वक्त में मिलना तो बनता ही है। और मैं मिलने जाती भी ज़रूर, लेकिन बेटा क्या है ना, झूठी है ये चिट्ठी। किसी नाच पीटी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने को लिखी है। अरे मेरी धन्नो तो यहाँ आने से पहले ही गुजर गई थी और उसका गम बुलाने के लिए तो तुम्हारे यहाँ आई हूँ। अरे कीड़े पड़ेंगे उसे जिसने झूठी चिट्ठी लिखी है। कम वक्त आजकल के लोग किसी के जीने मरने को भी मजाक समझते हैं। जाने दीजिए ना बुआ जी, किसी को गाली देकर अपना मुंह क्यों खराब करना। अरे बेटा, ये तो हमारा दाव हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, अब क्या करें? कोई और आइडिया है क्या तेरे पास? माँ जी, अब तो यही आइडिया है कि हम ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मौसी जी तो यहाँ से जाने से रही। अगले दिन बहू शिप्रा बहाने से अपने मायके के लिए निकल जाती है। अरे सीमा, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? हाय रे, इतनी मिर्ची डालकर सब्जी कौन बनाता है? अब क्या बताऊं जीजी, मेरा तो अब खाने में हाथ ही नहीं चलता। जब से बहू आई है ना, वही घर संभालती है। जब तक बहू नहीं आ जाती ना, तब तक तो आपको मेरे हाथ का ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। सीमा जानबूझकर कभी सब्जी में मिस्टेक कर देती तो कभी चाय में चीनी ज़्यादा, कभी दाल में पानी भर देती, और रोटी बनाती तो इतनी सख्त कि मौसी जी की लाख कोशिशों के बाद भी वो खा ना पाती। 2 दिन बाद, सीमा तू तो किसी काम की ना रही बहन, तेरे हाथ का ये जहरीला खाना मुझसे और ना खाया जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने गाँव। मौसी जी अपने गाँव के लिए निकल गई थी मौसी जी के जाने के बाद। अरे बहू, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू जल्दी से वापस आ जा, तेरी मौसी को भगा दिया मैंने। हाँ रही हूँ मम्मी जी, शाम तक आ जाऊंगी। वैसे भी परसों से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं ना, तो वापस तो मुझे आना ही था। मौसी जी चली ज़रूर गई, लेकिन हमारी तो पूरी सर्दियों की छुट्टियां खा गई, इसलिए उनके जाने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने